हम देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हें आसान तरीके से कैसे समझा जा सकता है और कौन सी शब्दावली न सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि हिंदी की हमारी रोजमर्रा की समझ को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। चलिए इस विश्लेषण की परतों को खोलते हैं। विश्लेषण की शुरुआत सर्वनाम से होती है। एक सवाल था संबंधवाचक सर्वनाम पर। उदाहरण दिया गया है, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। यहाँ ये जो और सो का रिश्ता क्या है, ये वाक्य में कैसे संबंध स्थापित कर रहे हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प उदाहरण है क्योंकि ये दिखाता है कि सर्वनाम सिर्फ संज्ञा की जगह ही नहीं लेते बल्कि वाक्यों के हिस्सों को भी जोड़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो, जैसा, वैसा ये दो उपवाक्यों के बीच एक शर्त या निर्भरता का रिश्ता बनाते हैं। जैसे आपके उदाहरण में सफलता मतलब सो सफल होगा, वो मेहनत पर निर्भर है जो मेहनत करेगा। अच्छा। जी। और ट्रांसक्रिप्ट में दूसरे सर्वनामों की भी बात है, जैसे अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, किसी। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पक्के तौर पे पता नहीं होता कि किसकी बात हो रही है। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, यहाँ कोई अनिश्चितता दिखाता है। और फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, कहाँ, जो सवाल पूछने के काम आते हैं। घर पर कौन आया है। इन भेदों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी बात को बिना किसी भ्रम के मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकें। हाँ, और स्पष्टता की बात करें तो संधि। संधि एक ऐसा विषय है जहां अक्सर गड़बड़ हो जाती है। ट्रांसक्रिप्ट में यण संधि का उदाहरण है इति प्लस आदि इज इक्वल टू इत्यादि। नियम बताया गया है कि ई या ई के बाद कोई अलग स्वर आए तो य बनता है, और उ या उ के बाद अलग स्वर आए तो व बनता है। क्या ये नियम हमेशा इतना सीधा होता है? नियम तो देखिए सीधे होते हैं, लेकिन उनका अभ्यास जरूरी है। संधि असल में शब्दों के जुड़ने का विज्ञान है और ये दिखाता है कि भाषा उच्चारण की सुविधानुसार कैसे बदलती है। यण संधि जैसे इत्यादि में ई का य बनना, ये इसका अच्छा उदाहरण है। ट्रांसक्रिप्ट में कई और संधियों का भी जिक्र है जो बताती हैं कि शब्द कैसे बनते और बदलते हैं। जैसे विसर्ग संधि नी प्लस रोग इज इक्वल टू निरोग। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विसर्ग हट गया और उससे पहले का ह्रस्व स्वर नी वो दीर्घ नी बन गया। अच्छा। हाँ, और ये नियम अक्सर वर्तनी की गलतियों का कारण बनता है। लोग निरोग की जगह निरोग लिख देते हैं जो गलत है। सही निरोग है। ओके। फिर है अयादि संधि ने प्लस अयन नयन या गे प्लस अक गायक। यहाँ ए अए ओ औ के बाद अगर कोई अलग स्वर आए तो वो क्रमशः अय आय अव आव बन जाता है। व्यंजन संधि के तो कई रूप हैं, जैसे उत प्लस लंघन उल्लंघन, यहाँ त का ल बन गया, या वाक प्लस ईश वागीश, इसमें क का ग हो गया। यहाँ व्यंजनों के मेल से परिवर्तन होता है। जी। दीर्घ स्वर संधि तो सबसे सरल लगती है ना? दया प्लस आनंद दयानंद, जहाँ समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अ और आ मिलकर आ बन गए। हाँ, ये वाली आसान है। फिर गुण संधि है उप प्लस इंद्र उपेंद्र, अ प्लस ई ए। और वृद्धि संधि हित प्लस एशी हितैषी, अ प्लस ए। ये दिखाते हैं कि स्वरों की मेल से नए स्वर कैसे बनते हैं। तो इन नियमों को रटने के बजाय अगर हम समझें कि ये ध्वनियों के बदलाव हैं, तो संधि विच्छेद करना और शब्दों की बनावट पहचानना ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब संधि सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं बल्कि भाषा के विकास का भी एक पहलू है। बिल्कुल सही कहा। अब अगर शब्दों की बनावट से आगे बढ़कर उनके अनूठे प्रयोगों पर आएं, तो ट्रांसक्रिप्ट में कुछ मजेदार लोकोक्तियों और मुहावरों का भी जिक्र है। मुझे ये हमेशा भाषा का सबसे रंगीन हिस्सा लगते हैं। जैसे एक है सावन हरे न भादो सूखे। इसका मतलब क्या निकाला गया? इसका मतलब है हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना जिस पर परिस्थितियों का कोई असर ना पड़े। और यही लोकोक्ति और मुहावरों की खूबी है। ये कम शब्दों में गहरी बात कह जाते हैं और उनका अर्थ अक्सर शाब्दिक नहीं होता। हाँ बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में और भी उदाहरण हैं, जैसे कोल्हू का बैल मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला। हाँ, ये तो सुना है। और मैदान मारना यानी किसी मुकाबले में जीत जाना। बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का फायदा उठाना। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे वो नैतिक हो या ना हो। एक दिलचस्प है अंधा बगुला कीचड़ खाए। ये नहीं सुना, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि बदकिस्मत या अयोग्य व्यक्ति को अच्छे अवसर भी नहीं मिलते या वो उन्हें गवा देता है। फिर
पट्टी पढ़ाना यानी किसी को गलत सलाह देना। अच्छा। 3 लोक से मथुरा न्यारी, मतलब सबसे अलग या अनोखा होना, और एक है हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। ये मजेदार है, मतलब बेतुकी बातें। हाँ, किसी मौके पर बिल्कुल बेतुकी या अप्रासंगिक बातें करना। इन्हें समझने के लिए सिर्फ हिंदी जानना काफी नहीं, थोड़ा सांस्कृतिक संदर्भ भी पता होना चाहिए। ये सांस्कृतिक संदर्भ वाली बात अहम है। अब वापस शब्दों के व्याकरणिक प्रकारों पर आते हैं। संज्ञा के भेदों पर भी सवाल पूछे गए हैं। व्यक्तिवाचक जैसे हिमालय, एक खास पहाड़। जी। जातिवाचक जैसे पहाड़, नदी, पूरी श्रेणी। और भाववाचक राष्ट्रीयता, बुढ़ापा, जिन्हें महसूस किया जा सके। ये भेद तो स्पष्ट लगते हैं। हाँ, ये भेद आधार हैं, लेकिन असली बारीकियां तब सामने आती हैं जब हम विशेषणों पर जाते हैं, जो इन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। गुणवाचक विशेषण तो सीधे हैं, अच्छा लड़का, मोटा आदमी। जी। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में सार्वनामिक विशेषण का भी जिक्र है, जैसे यह आदमी विश्वासी है। यहाँ यह है तो सर्वनाम, पर क्योंकि ये आदमी मतलब संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये विशेषण का काम कर रहा है। अच्छा, सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम कर रहा है। बिल्कुल। ये पुरुषवाचक सर्वनाम आप से अलग है, जैसे आप कहाँ रहती हैं, यहाँ आप संज्ञा की जगह आया है। और फिर एक और स्तर है, प्रविशेषण। प्रविशेषण, ये क्या होता है? ये वो शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जैसे बहुत अच्छा लड़का। यहाँ अच्छा विशेषण है और बहुत उस अच्छाई की मात्रा बता रहा है, तो बहुत हुआ प्रविशेषण। अच्छा। हाँ, कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर्विशेषण कहा था। ये दिखाता है कि भाषा में विशेषता बताने के भी कितने स्तर हो सकते हैं। तो प्रविशेषण मतलब विशेषण का भी विशेषण। दिलचस्प। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का क्या? ट्रांसक्रिप्ट में क्रिया विशेषण का भी जिक्र है। अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे चलने के तरीके की विशेषता बता रहा है। बिल्कुल। और यहाँ अविकारी शब्द महत्वपूर्ण है। अविकारी? जी, अविकारी मतलब जिनमें विकार ना आए, बदलाव ना आए। इसका मतलब है कि क्रिया विशेषणों पर लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे लड़का धीरे धीरे चले, लड़की धीरे धीरे चले, या वे सब धीरे धीरे चलें, धीरे धीरे शब्द वैसा ही रहेगा। अच्छा, हाँ ये तो है। ये अविकारी शब्द वाक्य को स्थिरता देते हैं। अच्छा, ये अविकारी वाली बात ध्यान रखने लायक है। अब आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय पर। इन पर भी काफी सवाल हैं। ट्रांसक्रिप्ट में उदाहरण है पहाड़ प्लस ई, पहाड़ी। अप प्लस स्वाद, अपवाद। सम प्लस तोष, संतोष। हर्ष प्लस इत, हर्षित। सु प्लस आगत, स्वागत। प्रति प्लस यक्ष, प्रत्यक्ष। उत प्लस चारण, उच्चारण। अध प्लस जला, अधजला। कई हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मूल शब्द पहचानना यहाँ सबसे जरूरी है। आपने सही पकड़ा। मूल शब्द पहचान लिया तो उपसर्ग जो पहले लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है, उनको अलग करना आसान हो जाता है। और ये सिर्फ नए शब्द नहीं बनाते, बल्कि शब्द का व्याकरणिक प्रकार भी बदल सकते हैं। जैसे आपने कहा, हर्ष संज्ञा से हर्षित विशेषण बन गया, या अर्थ में सूक्ष्म अंतर ला सकते हैं। और यहीं पर यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि हिंदी के शब्द आए कहाँ से हैं, यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। हाँ, इनका भी जिक्र है। जी, ट्रांसक्रिप्ट में इसका अच्छा वर्गीकरण है। पहला, तत्सम, जो शब्द संस्कृत से सीधे बिना बदले हिंदी में आ गए, जैसे सृष्टि, हरिद्रा। हरिद्रा मतलब हल्दी। हाँ बिल्कुल, हरिद्रा तत्सम है, हल्दी तद्भव। और उदाहरण है गोमय, गोबर। क्षीर, खीर। दूसरा, तद्भव, जो मूल रूप से संस्कृत के थे पर समय के साथ रूप बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए, जैसे सेठ तत्सम श्रेष्ठी, हल्दी, खेत तत्सम क्षेत्र, ऊन तत्सम ऊण। अच्छा, तो ये बदलाव अक्सर बोलने में आसानी के लिए हुए होंगे, जैसे संधि में होता है। बिल्कुल, उच्चारण को सरल बनाने के लिए। तीसरा, देशज, जो भारत की स्थानीय बोलियों से आए हैं, जिनका स्रोत संस्कृत या विदेशी भाषाओं में नहीं मिलता, जैसे खिचड़ी, लोटा, तेंदुआ, पगड़ी। ये तो बहुत इस्तेमाल होते हैं। चौथा, विदेशज या आगत, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में घुल मिल गए हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी वगैरह, जैसे स्कूल, किताब, कुश्ती, चरखा। और पांचवा, संकर शब्द,
जो दो अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, जैसे तहसीलदार। तहसील शायद फारसी और दार हिंदी। हाँ, तहसीलदार अरबी फारसी प्लस फारसी। या रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। अच्छा, ये दिखाता है कि हिंदी कितनी भाषाओं को अपने में समेटे हुए है। बिल्कुल, बहुत ग्रहणशील भाषा रही है। ये वर्गीकरण शब्दों की यात्रा को समझने में मदद करता है। इसी यात्रा में शब्दों के अर्थ भी कई बार बदलते हैं या एक ही शब्द के कई अर्थ विकसित हो जाते हैं। पर्यायवाची और विलोम तो हैं ही, जैसे समुद्र का पयोधी, घोड़े का तुरंग या संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, बर्बर का सभ्य। पर ट्रांसक्रिप्ट में अनेकार्थी शब्दों का भी जिक्र है, जैसे कर शब्द के अर्थ हाथ, टैक्स, सूंड बताए गए हैं, पर गधा नहीं। और दल का मतलब समूह या सेना है, पर गड्ढा नहीं। यहाँ सही अर्थ कैसे पता चलता है? अनेकार्थी शब्दों का सही अर्थ हमेशा वाक्य के प्रयोग या संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलता है। जैसे सरकार ने कर बढ़ा दिया, यहाँ कर का अर्थ टैक्स है। उसके कर कमलों द्वारा, यहाँ कर का अर्थ हाथ है। समझ गया। यहीं पर श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भी ध्यान देने लायक हैं। सुनने में एक जैसे, पर अर्थ और वर्तनी में जरा सा फर्क होता है। जैसे निर्वाण मोक्ष और निर्माण बनाना जी। या सुर देवता और शूर वीर। जरा सी चूक अर्थ का अनर्थ कर सकती है। हाँ, ये तो है। और ट्रांसक्रिप्ट एक मजेदार बात बताती है कि कभी-कभी परीक्षा में एक प्रश्न के विकल्प में दिया गया शब्द दूसरे प्रश्न का उत्तर होता है। जैसे वारिधि यानी समुद्र का उदाहरण दिया है। अच्छा, ये तो मतलब ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, सवालों और विकल्पों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और ध्यान से लिखना भी। वर्तनी यानी स्पेलिंग की शुद्धता पर भी ट्रांसक्रिप्ट में काफी जोर है। कुछ शब्द बार बार पूछे गए लगते हैं, जैसे कवयित्री, कवि का सही स्त्रीलिंग रूप, और कृशांगी मतलब दुबली पतली स्त्री। और कुछ आम गलतियों का भी जिक्र है, जैसे लोग आध्यात्मिक लिख देते हैं जबकि सही आध्यात्मिक होता है। सही वर्तनी न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि किसी भी तरह के औपचारिक लेखन और स्पष्ट संवाद के लिए अनिवार्य है। कई बार वर्तनी के नियम व्याकरण के नियमों से ही जुड़े होते हैं, जैसे हमने पहले नेह प्लस रोग इज इक्वल टू निरोग देखा था। हाँ, अगर ये विसर्ग संधि का नियम पता है तो निरोग की सही वर्तनी लिखने में गलती नहीं होगी। ये तो हुई शब्दों की बात, पर शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और वाक्य भी तो शुद्ध होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट में वाक्य शुद्धि के भी उदाहरण हैं, जैसे आमतौर पर लोग कह देते हैं मैंने घर जाना था, जबकि सही वाक्य है मुझे घर जाना था। हाँ, ये ने और को का प्रयोग बहुत लोग गलत करते हैं। एक और उदाहरण है, निराशा की किरणें छाई हैं। ये सुनने में ही अटपटा लगता है। अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि किरणें आशा से जुड़ी होती हैं, निराशा से नहीं। यहाँ शब्द का गलत प्रयोग हुआ है। सही वाक्य हो सकता था आशा की किरणें छाई हैं या फिर निराशा के बादल छाए हैं। हाँ, ये सही लग रहा है। वाक्य शुद्धि में अक्सर ऐसी ही गलतियां होती हैं। शब्दों का गलत चयन, शब्दों का अनावश्यक दोहराव। जैसे कुछ लोग कहते हैं काल चक्र के पहिए, अब चक्र में पहिया तो होता ही है। सही बात है। या कारक चिन्हों ने, को, से का गलत प्रयोग, या कर्ता और क्रिया का सही मेल ना होना। व्याकरण सम्मत और स्पष्ट वाक्य लिखना अभ्यास से ही आता है। व्याकरण से थोड़ा आगे बढ़कर भाषा के सौंदर्य की बात करें तो अलंकारों का भी जिक्र है। ट्रांसक्रिप्ट में प्रतीप, अलंकार, उपमा का उल्टा, उपमा तुलना, मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, श्लेष एक शब्द के कई अर्थ, यमक शब्द की आवृत्ति अर्थ भिन्न, और अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति, इन सब का उल्लेख है। क्या आप किसी एक का उदाहरण देकर समझा सकती हैं कि ये भाषा को कैसे सजाते हैं? जरूर। जैसे मानवीकरण अलंकार को लें। जब कवि कहता है मेघ आए बड़े बंठन के समर के, तो यहाँ बादलों को इंसानों की तरह सज धज कर आते हुए दिखाया गया है। ये निर्जीव प्रकृति में जान डाल देता है, उसे हमारे करीब ले आता है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसी तरह यमक अलंकार जैसे कनक कनकते सौगुनी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों से चमत्कार पैदा करता है। हर अलंकार का अपना एक खास तरीका है भाषा को ज्यादा प्रभावशाली और सुंदर बनाने का। बहुत खूब। व्याकरण और काव्य सौंदर्य के अलावा ट्रांसक्रिप्ट में कुछ और मिलीजुली रोचक बातें भी हैं, जैसे देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जी। काका कालेलकर ने बाराखड़ी मतलब क का की इसका प्रस्ताव दिया था। हाँ, स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखने का एक व्यवस्थित तरीका।
और हिंदी पत्रकारिता में यूनिवार्ता और उदंत मार्तंड का क्या महत्व है? उदंत मार्तंड तो पहला हिंदी अखबार था, हिंदी पत्रकारिता का शुरुआती बिंदु। और यूनिवार्ता एक प्रमुख हिंदी समाचार एजेंसी है, न्यूज एजेंसी। अच्छा। और सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले पत्रों में क्या फर्क होता है? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। इनमें मुख्य अंतर उनकी औपचारिकता, भाषा शैली और प्रयोग के उद्देश्य में होता है। सरकारी पत्र एकदम फॉर्मल होते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र थोड़े व्यक्तिगत, मतलब सेमी ऑफिशियल या पर्सनल टच वाले होते हैं। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट में उत्तराखंड से जुड़े कुछ खास शब्द, जैसे फ्यूली जो एक फूल है, या उडवार प्रथा का जिक्र भी है। ये भाषा के क्षेत्रीय आयाम को दिखाता है। हाँ, और संविधान में हिंदी की स्थिति अनुच्छेद 343, 351 यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो उत्तराखंड की इन परीक्षाओं के हिंदी सवालों के विश्लेषण से हमें सिर्फ सही जवाब ही नहीं मिले, बल्कि हिंदी व्याकरण के कई अहम नियमों जैसे संधि, सर्वनाम, विशेषण, इनकी समझ बेहतर हुई। जी। हमने देखा कि शब्दावली कितनी विविध है, तत्सम तद्भव का बदलना, पर्यायवाची विलोम का महत्व, अनेकार्थी शब्दों का संदर्भ। हाँ, और मुहावरों और लोकोक्तियों ने भाषा के सांस्कृतिक रंग दिखाए, वाक्य रचना की शुद्धता और अलंकारों के सौंदर्य पर भी गौर किया। भाषा की समग्र तस्वीर बनाते हैं। इन मूल सिद्धांतों को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने की कुंजी नहीं है, बल्कि ये हिंदी भाषा पर हमारी पकड़ को मजबूत करता है, हमारी अभिव्यक्ति को सुधारता है और हमें किसी भी जानकारी को ज्यादा तेजी और सटीकता से समझने में मदद करता है। सही कहा, ये एक तरह से भाषा के जरिए सोचने की क्षमता को तेज करना है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि कैसे संस्कृत के तत्सम शब्द जैसे क्षेत्र, वत्स समय के साथ बदलकर आज के तद्भव शब्द खेत, बच्चा बन गए। भाषा तो निरंतर बहती धारा है। हाँ, हमेशा बदलती रहती है। क्या आप सोच सकती हैं कि आज हम जिन हिंदी शब्दों को बहुत आम समझकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे शायद सेल्फी, चैट, ऑनलाइन, वो आज से 100 साल बाद हिंदी बोलने वालों को उतने ही पुराने या शायद अजीब लगे जितने आज हमें कुछ पुराने तत्सम शब्द लगते हैं? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। हो सकता है, कौन जानता है 100 साल बाद भाषा का रूप क्या होगा? शायद ये शब्द भी किसी पुराने संदूक का हिस्सा बन जाए। हाँ, भाषा का ये बदलाव वाकई सोचने पे मजबूर करता है।